देखो हम लोग को क्या करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स के बारे में यहाँ पे देखना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज defined as gravitational potential is defined as the ratio of defined as the ratio of work done by mass। समझ में आया कि नहीं आया? और जो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दिस इज v इज इक्वल टू जी एम बाई आर। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ ग्रेविटेशनल, दिस इज जी एम बाई आर। ठीक है। सो वंस अगेन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो ध्यान से, होना क्या वाला है आपका, सपोज करो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, ध्यान से देखना आप, सेंटर से उठा करके आर तक ले जाने वाले हो, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वही वर्क ही तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ध्यान से देखना आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका ग्रेविटी अंदर की तरफ लग रही है, और आप इसको खींच कहाँ रहे हो? बाहर की तरफ। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क बराबर दिस विल बी एफ इंटू आर इंटू कॉस 180। हाँ है ना? सो आप सबको पता है वर्क फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो जी, एंड दिस विल बी कैपिटल एम, ठीक है ना, इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इंटू मल्टीप्लाई में क्या आ गया आपका? आर आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना? सो और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कॉस 180। सो आर से आर स्क्वायर गया कि नहीं गया? तो क्या मिला? कॉस 180 बराबर क्या होता है? -1। तो जी एम एम बाई क्या हो जाएगा आपका? आर। क्योंकि आपको पता है यही जो वर्क था किसके फॉर्म में स्टोर होने वाला है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो आप बोल सकते हो दिस वर्क विल बी स्टोर्ड, दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क है किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस जी एम एम बाई आर। जा रहे होते हैं क्लास नहीं लेने वाले 11th की? अच्छा ठीक है, उस पर यूट्यूब पे देखते जाना। आप आ रहे हैं? ठीक है, तो चली जाओ तो, है ना? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, U बराबर माइनस जी एम एम बाई आर। नोट करो जल्दी से इसको, हो गया? चलो अगला टॉपिक देखो। हेडिंग डालो स्केप वेलोसिटी, हेडिंग और स्केप वेलोसिटी। आप लोग बताओगे यहाँ से कि किस वेलोसिटी से हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से फ्लाई आउट कराएं कि वो सीधे अर्थ के बाहर चला जाए किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे। तो टॉपिक है आपका स्केप वेलोसिटी। ये चैप्टर का सिलेबस तो नियरली खत्म हो गया ना। स्केप वेलोसिटी का ऑर्बिटल सेटेलाइट। ये देखो स्केप वेलोसिटी पढ़ा है नहीं कि पढ़ा स्कूल में? स्केप वेलोसिटी, ठीक है ना? सो स्केप वेलोसिटी इज डिफाइंड एज escape velocity is defined as the velocity by which an object overcome the gravitational gravitational field.
समझ में आया कि नहीं आया? सो हमें पता है कि इसको जब हम करते हैं तो 1/2 हम क्या लिखे, mv² is the mass of object and the velocity of object. यही काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क, हाँ है ना, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी. सो व्हाट वी हैव टू डन हियर, m से m क्या हो गया, कैंसिल. सो v² जिसको हम यहाँ पे स्केप वेलोसिटी बोल रहे हैं, दिस विल बी क्या हो जाएगा, 2gm/r हो जाएगा कि नहीं जाएगा. और जब हम इसको क्या हो जाएंगे, वीई बराबर लिखेंगे, सो दिस इज √2gm/, जब यहाँ पे हम मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू रखते हैं, सो व्हाट वी गेट हियर, द वैल्यू इज 11.4 मीटर, सॉरी किलोमीटर पर आवर, हाँ किलोमीटर पर सेकेंड नहीं होता होगा. हम्म, गलत लिखा हुआ है, किलोमीटर पर आवर, 11.4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना, ये आप लोगों को इसको याद रखना है. तो ठीक है, स्केप वेलोसिटी टॉपिक भी हमारा खत्म होता है. हेडिंग डालो, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन. केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन. क्या हो गया, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन. देखो हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जो केपलर ने लॉ दिए थे वो परफेक्टली प्रेडिक्ट कर पा रहे थे. क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे थे, बताओ जल्दी से आप लोग, कि आपका रियली में प्लेनेटरी मोशन होता कैसे है. समझ में आया ना. जैसे हमें पहले से जो गलत थीम बताई गई थी कि हमारा जो अर्थ होता है वो स्टेशनरी होता है, सन उसके चारों तरफ परिक्रमा लगाता है, वो गलत थी. केपलर ने हमें क्या बताया था, हमारा अर्थ स्टेशनरी नहीं होता, हमारा क्या होता है, सन स्टेशनरी होता है, और वो सर्कुलर पाथ नहीं होता है, वो कैसा पाथ होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है. ये हमें किसने बताया था, कैपलस ने. तो पहले इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट. पहले लॉ का नाम क्या है, इसका लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसमें उनने ऑर्बिट के बारे में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी थी. समझ में आया कि नहीं आया. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the sun is the sun is revolving, sorry, the earth is, वही मैं लिखने वाला था गलत ही को, the earth is revolving around the sun, the earth is revolving around the sun into fixed elliptical orbit, हाँ है ना, fixed elliptical orbit. जो अर्थ है आपका रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, कहां पर, इनटू फिक्स्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट. एंड द अर्थ is present at one of its foci. समझ में आया कि नहीं आया. और जो आपका क्या होता है, अर्थ है, उनमें से कोई एक फोकस पे प्रेजेंट होता है. आप लोग ध्यान से देखो, जब भी आप इलिप्स के बारे में पढ़ते हो, किसके बारे में, इलिप्स के बारे में, तो इलिप्स में कितने सारे और फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं. तो ध्यान से देखना कि अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाएगा, हाँ है ना. ठीक है, जो हमारा अर्थ है, सो ये हो गया आपका अर्थ, ये क्या हो जाएगा आपका, अर्थ हमारा क्या कर रहा है, रिवोल्व कर रहा है. इसमें दो फोकस है, एक फोकस ये होगा और एक फोकस क्या होगा, ये होगा. मान लेते हैं कि इस वाले फोकस पे हमारा क्या है, सन है, और अर्थ कैसे रोटेट कर रही भाई, दिस वे. समझ में आया कि नहीं आया. तो ये हमारा कहलाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट. लिखो जल्दी से इसको. ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट हो गया. देखो अगला है लॉ ऑफ एरिया. लॉ ऑफ एरिया,
लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, तो यहाँ देखो लॉ ऑफ एरिया क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। सेकेंड लॉ है आपका लॉ ऑफ एरिया, थर्ड आएगा लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो देखो लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, ध्यान से देखो। अगर आपका ये इस तरीके से था, दिस इज अर्थ, हाँ है ना। मान लो अर्थ इनिशियली यहाँ पर थी और टी टाइम के बाद कहाँ पे पहुंच गई, इधर पे, यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, टी टाइम लग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने क्या किया, ये जो सन था, ये जो हमारा सन था, देखो इससे अगर हमने एक रेडियल वेक्टर ड्रॉ किया, देखो दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ अर्थ, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ अर्थ। आपको पता है कि जब इनिशियल से फाइनल जा रहा है तो टी टाइम लग रहा है, तो ये कोई एरिया स्वैप्ट आउट करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आया कि नहीं आया? हमने यहाँ पे देखा टी टाइम में अर्थ यहां से यहां पर भी जा सकता है। तो आप ध्यान से देखो, अगर टाइम आपका सेम है, अगर टाइम यहाँ पे भी टी लिया और यहाँ पे भी टी लिया था, तो अगर इसका एरिया A1 था, इसका एरिया A2 था, तो A1 बराबर क्या होना चाहिए, A2। ये हमें कौन बोलता था, लॉ ऑफ एरिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे लिखो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एरिया स्वेप्ट आउट बाई, द एरिया स्वेप्ट आउट बाई radial vector, the area swept out by, according to this law, the area swept out by the radial vector is same at the same interval of time, सेम इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी इसका मतलब है एक टी टाइम पे एक आपका कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? तो इसको लिखो जल्दी से आप लोग। यानी आप बोल सकते हो, एक और लाइन लिख लेता हूँ, डी ए अपॉन डी टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है ना? ये आपका क्या कहलाता है, लॉ ऑफ एरिया। समझ में आया कि नहीं आया? अब आता है आपका स्क्वायर, लॉ ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड इसको हम बोलते हैं। लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, थर्ड इज लॉ ऑफ पीरियड्स। देखो यहाँ पे क्या है, अगर किसी सन के चारों तरफ दो प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपका सन है, ध्यान से देखो, ये पहला प्लेनेट के लिए मोशन हो सकता है और ये आपका किसके लिए होने सकता है, दूसरा। आपको पता है इलेक्ट्रिक में सेमी मेजर एक्सिस भी होती है और माइनर एक्सिस भी होती है, ये वाली कहलाती है माइनर और ये वाली कहलाती है मेजर। तो मान लेते हैं कि ये जो है आपका, ये आपको कितना दिया गया है, A1। सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, A1 दी गई है, और दूसरे वाले के लिए कितनी दी गई है, A2। एक प्लेनेट आपका इधर पे और दूसरा प्लेनेट क्या हो जाएगा आपका इधर से। तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है, लॉ ऑफ पीरियड, द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ द revolution of the planet, यहाँ रुको, टाइम पीरियड नहीं लिखना, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड लिखना था, द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द revolution of planet is directly proportional, is directly proportional to the cube of
सेमी मेजर एक्सिस। आएगा समझ में कि नहीं आया? यानी टी इज द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन। अरे ठीक है, शादी। The square of the time period of the revolution of planet is directly proportional to the cube of semi major axis। हमने देखा सेमी मेजर एक्सिस को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड को टी से, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए क्यूब। ये आप समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखना, यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे टी स्क्वायर बराबर के द कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब। समझ में आया ना? मान लिया कि इफ टी1 टाइम जो लग रहा था फर्स्ट प्लैनेट को, हैविंग सेमी मेजर एक्सिस, उसकी कितनी कर दोगे, हैविंग सेमी मेजर एक्सिस जो है उसको आप क्या बोल दोगे, A1। ठीक है ना? इफ T2 इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड, हाँ है ना, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड प्लेनेट, ठीक है ना, ऑफ सेमी मेजर एक्सिस A2, ऑफ सेमी, ठीक है ना, ऑफ सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा आपका, A2। सो व्हाट यू गेट हियर, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, T1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको, T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर, दिस इज A1 का क्यूब अपॉन A2 का क्यूब। समझ में आया कि यहाँ? ये आपका कहलाता है, यहाँ से देखो आपका ग्रेविटेशन चैप्टर होता है फिनिश। समझ में आया कि यहाँ? एक सैटेलाइट का मोशन वाला है, तो उसे सीबीएसई से तो मतलब उस सिलेबस से हटा दिया गया है, पर हमारा नीट और जेईई के लिए रहेगा, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, प्लैनेट्स के लिए जो केपलर लॉ होते हैं, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, केपलर लॉ हो गया। आपने एक चीज, एक टॉपिक और देख लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट एच हाइट पे रखा हुआ है, तो व्हाट द वैल्यू ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया ना? क्या बोला मैंने, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच। ये आपने पढ़ा भी होगा, उसमें भी वर्क एनर्जी थ्योरम में भी पढ़ा था। ठीक है ना? आप क्या कर रहे हो कि एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है आपका m, इसको ऊपर ले जाते हो कितनी हाइट तक, h। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, mg। समझ में आया कि नहीं आया? और देखो ध्यान से, इस पे क्या लगेगा आपका h, तो मतलब फोर्स हो गया आपका mg। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ से आप अगर बोलो कि वर्क हमें कितना करना पड़ेगा, तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू, आ गया ना? ध्यान से देखो यहाँ से, mg आपका कहाँ लग रहा है, h कहाँ ले जा रहे हो आप, तो कितने डिग्री का एंगल, 180। तो f इंटू एच इंटू दिस विल बी कॉस 180। तो f की वैल्यू क्या थी, mg, और ये क्या हो जाएगा h, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। सो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, ठीक है ना, तो दिस विल बी कितना हो जाएगा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h। लिखो जल्दी से।